So we'll see video number 7, that is computer memory. So we'll talk about the computer memory. Computer memory क्या होती है? So computer memory is just like a human brain. Human brain की तरह होती है, used to store data program. तो जैसे आपकी मेमोरी याददाश्त चलेगी, जैसे मेमोरी होती है हमारे, वैसे कंप्यूटर की मेमोरी होती है जिसमें ये डेटा जो प्रोग्राम होता है टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पे स्टोर करता है कंप्यूटर. एंड जहाँ पे स्टोर होता है उसे बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस. मेनली 3 टाइप की मेमोरी होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी. तो जो ये क्या होती है, सीपीयू में वाले वीडियो में हमने पढ़ा था मेमोरी यूनिट होती है. तो कौन कौन सी मेमोरी होती है परमानेंट, कौन सी टेम्परेरी. तो मेमोरी 3 टाइप की होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोलते हैं. व्हाट इज मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी. ज़्यादातर दे रखा होता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. यहाँ पे हम कैश मेमोरी को कवर कर रहे हैं. मेन मेमोरी क्या होती है आपकी, प्राइमरी मेमोरी ही आपकी मेन मेमोरी होती है. फिर जब प्राइमरी मेमोरी होती है वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है. इसमें होता है रैम एंड रोम. ये होती है प्राइमरी मेमोरी. दिस इज टेम्परेरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी होती है परमानेंट होती है. सपोज लैपटॉप है, बंद भी हो जाए तो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी रहती है. ये प्राइमरी मेमोरी नहीं रहती है. जैसे हार्ड डिस्क में कुछ डेटा है, CD ड्राइव, DVD पेन ड्राइव, ये सब डेटा परमानेंट होता है, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी. देन फिर में आती है कैश मेमोरी. तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप होते हैं, रैम एंड रोम. रैम का फॉर्म टाइप होता है SRAM एंड DRAM. एंड दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्पेशल रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड दिस इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. फिर रोम होता है एक, जैसे एमरोम. देन प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो जहाँ जहाँ पे भी आप डेटा स्टोर कर सकते हो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में भी आएगा. जैसे CD DVD. CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, तो दिस इज कॉम्पैक्ट डिस्क. एंड DVD का डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क, डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क. तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. और आपकी जो मेन मेमोरी होती है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी होती है. तो प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें कंप्यूटर करंटली वर्क करिए. फॉर एग्जांपल आपने टेलीग्राम खोला या आपने गूगल क्रोम खोला, उसमें वो डेटा स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी में. तो जिस पे आप काम कर रहे हो उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, जैसे 2 GB हो गई या 2 MB हो गई, इस तरीके से होता है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है. और ये लॉस्ट हो जाता है जब पावर स्विच ऑफ कर दोगे, तो जितना भी आपका प्राइमरी डेटा हुआ खत्म हो जाएगा. तो जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस. तो प्राइमरी जो मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, किससे बनती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनती है. एंड दोज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर. तो रजिस्टर की तरह इतनी फास्ट नहीं होती है. तो हमें याद रखना है प्राइमरी मेमोरी फास्ट नहीं होती है एज रजिस्टर. द डेटा इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस डिसाइड इन द मेन मेमोरी. ठीक है. तो जो डेटा होता है जो आपको प्रोसेस करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फाइल खोली, अब उसको प्रोसेस किया जाएगा. तो प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी, प्राइमरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में होगी. आपने डेटा खोला, फाइल पे क्लिक किया, अब वो प्रोसेसिंग हो रही है, फाइल में है क्या, तो वो किस में हो रही है, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी. उसके 2 टाइप है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है. हमें पता है सेमीकंडक्टर से बनी, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है. मेन मेमोरी भी बोलते हैं. वोलेटाइल मेमोरी होती है, यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी. वोलेटाइल की होती है बिकॉज डेटा लॉस्ट हो जाता है, जब पावर स्विच ऑफ करो तो डेटा लॉस्ट हो जाता है, परमानेंट नहीं होता है. और ये वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर की. वर्किंग मेमोरी मतलब एक तो होती है स्टोरेज मेमोरी, एक होती है वर्किंग मेमोरी. ये जो स्टोर है उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी मेमोरी में वो प्रोसेस होगा. तो ये सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा फास्टर होती है. ऊपर से कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट प्राइमरी मेमोरी. आपके पास कितना भी डेटा पड़ा रहेगा, प्रोसेसिंग करने के लिए जगह नहीं होगी तो वो बेकार है. तो कंप्यूटर में बिना रैम के, बिना रोम के, बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता. कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी. प्रोसेसिंग के लिए भी तो जगह चाहिए, मेमोरी चाहिए कुछ. तो रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. इंटरनल मेमोरी होती है CPU की, फॉर स्टोरिंग द डेटा प्रोग्राम में प्रोग्राम रिजल्ट. तो ये CPU की मेमोरी होती है, हमें याद रखना है. जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है CPU की. यानी रीड एंड राइट कर सकता है वो डेटा का अंटिल मशीन इज वर्किंग. रीड एंड राइट मेमोरी विच स्टोर्स डेटा अंटिल द मशीन वर्किंग. तो रीड एंड राइट करता है उन मेमोरी को यहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है जब तक मशीन काम कर रही है. जैसे मशीन स्विच ऑफ होगी वैसे डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा. फिर क्या होता है, ये कंप्यूटर स्टोरेज होता है, ओनली इट कंटेन डेटा. तो ये डेटा तब तक ही कंटेन करती है जब तक पावर ऑन होती है. रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है फॉर पर्सनल कंप्यूटर, इन अ पर्सनल कंप्यूटर एज अ वोलेटाइल मेमोरी. तो इसको हम यूज़ करते हैं एज अ वोलेटाइल मेमोरी. इसको यूज़ किया जाता है एज अ वोलेटाइल मेमोरी. ठीक है. और जब तक पावर ऑन होती है तभी तक ये यूज़ होता है. फिर उसके बाद होता है हमारा स्टैटिक रैम. तो स्टैटिक का मतलब होता है कि जब तक पावर सप्लाई रहेगी तब तक ये अपना डेटा है मेमोरी रिटेन करके रखेगा, जब तक पावर सप्लाई करेगी. जैसे क्या होगा, आपने डेटा लॉस हो जाएगा जैसे पावर सप्लाई गई, ठीक है, और आपका कंप्यूटर बंद हो गया, डेटा लॉस हो जाएगा. लेकिन जब तक पावर सप्लाई रहेगी तब तक ये डेटा को स्टोर करके रखेगी. ये स्टैटिक रैम होती है. स्टैटिक रैम ये यूज़ करते हैं मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिशन. तो इसमें कितने
6 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, कोई भी कैपेसिटर्स नहीं होता है। ट्रांजिस्टर को क्या चाहिए, डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज, इन्हें पावर नहीं चाहिए लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, इसलिए आपको इसे रेगुलर बेसिस पे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, ये ज़्यादा लॉन्गर तक, ठीक है, लॉन्गर टाइम तक जब तक पावर है तब तक ये डेटा को स्टोर कर सकती है, जैसे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता ऑन रेगुलर बेसिस। ये जो स्टैटिक रैम होती है ज़्यादा महंगी होती है, ज़्यादा तेज़ होती है। रैम से कंपेयर करें तो ज़्यादा महंगी होती है, ज़्यादा तेज़ होती है रैम, स्टैटिक रैम। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एक तो ये लॉन्ग लाइफ होती है, रिफ्रेश नहीं करना पड़ता बार बार, फास्टर होती है, कैश मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं, तो रैम को यूज़ करते हैं ऐसे कैश मेमोरी, लार्ज साइज होता है, एक्सपेंसिव होती है काफ़ी, कंजम्पशन हाई पावर कंजम्पशन पावर का ज़्यादा होता है, ठीक है। डी रैम की बात करते हैं तो एस रैम को आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, एक बार पावर ऑन की इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो डी रैम होता है उसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है आपको अगर डेटा मेंटेन करना है। तो ये कैसे करता है, आप इसमें रिफ्रेश सर्किट में, इट इज रिवाइव मेमोरी ऑन द रिफ्रेश सर्किट, तो ये बार बार डेटा को रीराइट करता है पर सेकेंड में 1000 सेवरल 100 टाइम्स रिफ्रेश होता रहता है। तो डी रैम ज़्यादातर स्टोरेज सिस्टम मेमोरी हम डी रैम यूज़ करते हैं क्योंकि चीप होता है, छोटा होता है। तो डी रैम इसमें मेमोरी सेल से बना होता है, जो किससे बना होता है, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर से। तो डी रैम किससे बना होता है, 1 कैपेसिटर 1 ट्रांजिस्टर। डी रैम में क्या था, 1 कैपेसिटर 1 ट्रांजिस्टर, और एस रैम में हमारा क्या है, 6 ट्रांजिस्टर नो कैपेसिटर। तो इसमें है 1 कैपेसिटर 1 ट्रांजिस्टर एस डी रैम में, एंड एस रैम में 0 कैपेसिटर एंड 6 ट्रांजिस्टर। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक मेमोरी एंड डायनेटिक स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। सो कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा डायनेमिक रोम की, तो काफ़ी शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम है। तो ये आप क्या करना है, हाँ डायनेमिक रोम में शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, डेटा को जल्दी जल्दी रिफ्रेश करना पड़ता है, स्लोअर होती है अगर एस रैम से देखें तो, रैम की तरह यूज़ करते हैं। एंड उसमें हम स्टैटिक रैम को किसके यूज़ कर सकते थे, कैश की तरह यूज़ करते थे। डायनेमिक रैम को हम एज अ रैम यूज़ कर रहे हैं, ये थोड़ा छोटा होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, कम पावर कंजम्पशन करता है। फिर रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, कि जो आप इसमें सिर्फ रीड कर सकते हो, कुछ राइट नहीं कर सकते, तो ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब एक तरीके से परमानेंट होती है, ये परमानेंटली स्टोर कर दी जाती है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही। तो रीड ओनली मेमोरी क्या आती है, इंस्ट्रक्शन होती है, तो जो चाहिए रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, वो रीड ओनली मेमोरी में लिखा होता है, तो उससे आप चेंज नहीं कर सकते, जब मैन्युफैक्चर हो रहा होगा कंप्यूटर तभी उसमें डाल दी गई होगी। इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप, इस ऑपरेशन को बोलते हैं बूटस्ट्रैप, स्टार्टिंग ऑपरेशन को बोलते हैं। तो रोम क्या होती है, ये सिर्फ कंप्यूटर में नहीं मिलेंगे आपको, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन, ये सारी चीज़ें चलती है, मशीन कैसे चलती है, माइक्रोवेव ओवन, वो भी इस पर रीड ओनली मेमोरी पे चलती है। तो उनमें इंस्ट्रक्शन है पहले ही से डाल दिए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम। तो ये कंप्यूटर के अलावा वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन में भी रोम यूज़ करते हैं। तो ये है रीड ओनली मेमोरी, तो रोम इज रीड ओनली मेमोरी। तो टोप्स क्या होते हैं, एक होता है मार्क्स रोम, तो दिस इज मार्क्स रोम। तो वेरी फर्स्ट रोम और हार्ड वायर्ड डिवाइसेज दैट कंटेन प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन। तो पहली जो रोम थी, ठीक है, बहुत ही हार्ड वायर थी, उसमें प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन थे। सो दीज आर काइंड ऑफ रोम्स विच आर नोन एज मार्क्स रोम। तो सबसे पहले अगर पूछा सबसे पहले रोम कौन आया, तो देवर मार्क्स रोम। तो हार्ड वायर डिवाइस थी जिसमें प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन होते थे, ठीक है, तो इनको बोलते थे मार्क्स रोम, और काफ़ी इनएक्सपेंसिव होती थी, मतलब सस्ती होती थी। सो एक होती है पी रोम, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय यूज़र, तो आप एक ही बार से मॉडिफाई कर सकते हो। तो यूज़र क्या करता है, ब्लैंक पी रोम खरीदता है और अपना जो भी डिज़ायर्ड कंटेंट होता है उसमें डाल देता है पी रोम प्रोग्राम में। और पी रोम प्रोग्राम में चिप होती है, देयर आर स्मॉल फ्यूजेस विच आर बर्नड ओपन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। ठीक है, स्मॉल फ्यूजेस होते हैं जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तब बर्न हो जाते हैं, जैसे नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल CD लाते थे, उसमें एक बार गाने डाल देते थे, एक बार तो हम डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद गानों को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपस में क्या कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो आप इरेज नहीं कर सकते, एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हो, इरेज नहीं कर सकते। इसमें स्मॉल फ्यूजेस होते हैं जो बर्न हो जाते हैं जब आप प्रोग्रामिंग के टाइम से ओपन करते हैं। द स्मॉल फ्यूजेस विच आर बर्न ओपन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। जो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये इरेज कर सकते हैं एक्सपोजिंग टू अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर अ ड्यूरेशन अप टू 40 मिनट। 40 मिनट तक आप रख दो तो आप उसे इरेज कर सकते थे। होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यूजुअली जो EPROM होता है ये ईजियर अचीव दिस फंक्शन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, तो ये फंक्शन को अचीव कर देता है ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ट्रैप्ड इन एन इंसुलेटेड गेट रीजन। तो इरेजेबल रीड जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ईजियर अचीव दिस फंक्शन, आराम से हो जाता है इसका काम ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वो ट्रैप हो जाता है इंसुलेटेड गेट रीजन में।
तो जब प्रोग्रामिंग होती है तो इलेक्ट्रिकल चार्ज कहाँ ट्रैप हो जाता है, इन द इंसुलेटेड गेट रीजन। फिर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या होता है, ये प्रोग्राम और आराम से इसे इरेज कर सकते हो। उसमें क्या था, आप अल्ट्रावायलेट का यूज़ करो 40 मिनट तक, इसमें आराम से हो सकता है। तो ये 10,000 टाइम्स इरेज कर सकते हो अराउंड, एंड रीप्रोग्राम कर सकते हो 10,000 टाइम। बोथ इरेजिंग एंड रीप्रोग्रामिंग इसमें 4 से 10 मिली सेकेंड्स लगते हैं, बहुत कम टाइम लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम है, रीड ओनली मेमोरी। एनी लोकेशन कैन बी सेलेक्टिवली इरेज। कोई भी आप इसे पूरा फाइल है, इसमें से कोई भी लोकेशन आप इरेज कर सकते हो। तो ये कैन बी इरेज 1 बाइट एट ए टाइम, 1 बाइट एट ए टाइम इरेज कर सकते हो, रेदर देन इरेजिंग द एंटायर चिप। जरूरी नहीं है पूरी एंटायर चिप इरेज कर दो, एक एक चीज़ इरेज कर सकते हो। इसमें प्रोसेस ऑफ रीप्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबल होती है बट स्लो होती है। इसमें बोला है कौन सी फास्टेस्ट होती है, रैम की फास्टेस्ट फॉर्म होती है, लेकिन एक्सपेंसिव होती है। तो इसलिए इसको मेन मेमोरी की तरह यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते, बिकॉज ये काफ़ी महंगी होती है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं एज अ कैश मेमोरी। तो ये हमारा एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फास्टर तो होती है लेकिन ये महंगी होती है, इसलिए हम इसे कैश मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं। मेन मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं डी रैम को, तो याद रखें एस रैम को हम यूज़ करते हैं एज अ कैश मेमोरी, एंड डी रैम को यूज़ करते हैं एज अ मेन मेमोरी। एस रैम को क्यों नहीं यूज़ करते, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। फिर यहाँ पे जैसे इन एस रैम ईच बिट रिक्वायर्ड, कितने सर्किट चाहिए, 6 ट्रांजिस्टर चाहिए, 6 ट्रांजिस्टर, और कैपेसिटर नहीं चाहिए। तो हमने देखा था कि जो डी रैम है उसमें 1 ट्रांजिस्टर 1 सर्किट लगा हुआ है, 1 कैपेसिटर लगा हुआ है। एंड एस रैम में 6 ट्रांजिस्टर प्लस 0 कैपेसिटर, कैपेसिटर नहीं होता है एस रैम में, 6 ट्रांजिस्टर होता है। फिर यहाँ पे क्या है, ये एस रैम जितनी फास्ट तो नहीं है लेकिन चीप है, मेन मेमोरी की तरह यूज़ करती है। हमें पता है कि ये डी रैम है, डी रैम मेन मेमोरी की तरह यूज़ करती है, तो ज़्यादा फास्ट नहीं होती। एस डी रैम ज़्यादा फास्ट होती है। स्टोरेज, ठीक है, जो आपका डेटा स्टोर करता है जब पावर भी चली जाती है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्रेश होना चाहिए बहुत टाइम पर सेकेंड। हमारा डायनेमिक रैम पर सेकेंड में बहुत बार रिफ्रेश होता है। ये 8th वीडियो है। नाउ वी विल कवर द सेकेंडरी मेमोरी। सो 8th वीडियो में विल कवर सेकेंडरी मेमोरी। तो व्हाट है सेकेंडरी मेमोरी? तो सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, बाहर से लगाते हैं। तो ये मेन मेमोरी से स्लोअर होती है, ज़्यादा फास्ट नहीं होती, स्लोअर होती है। तो ये आप डेटा जो इन्फॉर्मेशन है उसे परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो। कोई आपकी फाइल है उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए। एंड CPU डायरेक्टली इन मेमोरीज को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये एक्सेस होता है बाई इनपुट आउटपुट रूटीन। सपोज आपने कोई फाइल खोली तो क्या होगा, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है उससे जाएगी, वो मेन मेमोरी में ट्रांसफर होगी, फिर CPU उसे एक्सेस कर पाएगा। तो CPU सिर्फ मेन मेमोरी को एक्सेस कर पाता है, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर पाता है। तो इसको ये प्रोसेस करता है, तो होता है इनपुट आउटपुट रूटीन। जैसे आपने कोई फाइल खोली तो पहले वो क्या जाएगी, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी में जाएगी, उसके बाद CPU से एक्सेस करेगा। एग्जाम्पल है CD-ROM एंड DVD। एंड CD-ROM that is compact disc read only memory, and this is digital versatile disk। एंड यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, तो ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी स्टोरेज, ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी स्टोरेज। सो CD-ROM इज अ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एंड DVD डिजिटल वर्सटाइल कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एंड डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो जो हार्ड ड्राइव होता है उसे हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये जो हम अपना होता है सेकेंडरी मेमोरी डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के एक्सेस होते हैं इसमें। सो देयर इज अ 2 टाइप ऑफ एक्सेस। एक होता है अपना सिक्वेंशियल एक्सेस, होता है डायरेक्ट एंड रैंडम एक्सेस। तो हार्ड ड्राइव्स होते हैं, फ्लैश ड्राइव, ऑलमोस्ट सारे स्टोरेज डिवाइस, ये क्या होती है, डायरेक्ट एक्सेस होती है। एक होती है सिक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस। जो अपने हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं, फ्लैश ड्राइव यूज़ करते हैं, सारी जो अदर स्टोरेज डिवाइस हैं डायरेक्ट एक्सेस ही करते हैं, उनको डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। दिस मीन्स आप डेटा कहीं भी स्टोर करो, कहीं भी डिवाइस पे स्टोर करो, आप इक्वली शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम में आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब सपोज ये हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, ऐसे इस तरीके से डिस्क लगी हुई है हार्ड ड्राइव में, यहाँ पे स्टोर हो, यहाँ पे स्टोर हो, यहाँ पे स्टोर हो, फोल्डर बने होंगे, तो आप कहीं भी इक्वल स्पेस ऑफ टाइम में कहीं भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। इसे ही बोलते हैं डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस। तो ज़्यादातर जो हमारी डिवाइस होती है, फ्लैश ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स, ये क्या होती है, डायरेक्ट एक्सेस। मतलब आप डेटा कहीं भी स्टोर हो ड्राइव पे, आप इक्वली स्पैन ऑफ टाइम में उसको एक्सेस कर सकते हो। फिर हमारा होता है मैग्नेटिक टेप इज़ अ सीरियल एक्सेस। जो आपका मैग्नेटिक टेप होता है वो सीरियल एक्सेस है, सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होती है। मीन्स आपको विंड थ्रो करना पड़ेगा टू रीच अ पेस ऑफ डेटा टू रिक्वायर्ड। सपोज आपका डेटा यहाँ स्टोर है और आप यहाँ पे हो, तो आपको इस तरह से घूम के जाना पड़ेगा, तो ये होता है सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। तो यू विल हैव टू विन थ्रू टू रीच अ पीस ऑफ डेटा यू रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें जैसे फ्लैश हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, जिप, CD, DVD हो गया। जैसे इसमें क्या करते थे, गाने, DVD खोली, पहला गाना आएगा, फिर दूसरा गाना आएगा, तो आपको पूरा स्किप करके जाना पड़ेगा। तो ये होता है आपका सिक्वेंशियली एक्सेस डिवाइस।
ऐसा नहीं है कि आपने हार्ड ड्राइव लगाई, अच्छा ये वाला फोल्डर खोल लिया, वो वाला फोल्डर खोल लिया, इक्वली एक्सेस कर सकते हो सारा डेटा, नहीं। इसमें आपको सिक्वेंशियली जाना पड़ेगा। जैसे मेमोरी डिस्क हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, पीसी कार्ड हो गया, ये सारे क्या है आपके सिक्वेंशियली एक्सेस डिवाइस है। फिर हमारा होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव मेडअप होता है ऑफ अ सीरीज ऑफ सर्कुलर डिस्क। तो इस तरीके से हार्ड ड्राइव होती है आपकी, लेकिन इसके अंदर सर्कुलर डिस्क होती है, एंड इस सर्कुलर डिस्क को बोलते हैं प्लेटर्स आर अरेंज ओवर वन एदर ओवर हाफ इज पाँच अराउंड द स्पिंडल। तो इसमें स्पेटर्स होते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं, और इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, हाफ इंच अपार्ट अराउंड द स्पिंडल। एंड डिस्क आर मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे एल्यूमिनियम अलॉय की बनी होती है, तो डिस्क जो होती है हार्ड ड्राइव के अंदर किससे बनी होती है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एल्यूमिनियम अलॉय से बनी होती है, एंड कोट किया जाता है विद 10 to 20 नैनोमीटर और मैग्नेटिक मटेरियल्स में। तो पहले तो देखो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा, अंदर क्या होगा, एल्यूमिनियम अलॉय, इसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग कर दी जाएगी, 10 से 20 नैनोमीटर की कोटिंग कर दी जाएगी। इस तरीके से हार्ड ड्राइव बनती है। अंदर क्या होगा, एल्यूमिनियम अलॉय, उसके ऊपर 10 से 20 नैनोमीटर की मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होगी। ये हार्ड ड्राइव इस तरीके से होती है, चौकोर कलर के, अंदर से डिस्क लगी होती है, ये इस तरीके से घूमती है, और जितनी जल्दी घूमेगी उतनी जल्दी वो डेटा को स्टोर कर सकती है, एक्सेस कर सकती है, एंड ये चला सकती है। तो इसमें हमारा होगा एक आरपीएम, इसकी स्पीड कैसे देखी जाती है आरपीएम में, दैट इज रिवॉल्यूशन पर मिनट, कितने रिवॉल्यूशन करती है पर मिनट, तो इससे स्पीड पता चलती है आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क आपकी डिवाइस, आप स्टोर कर सकते हो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो रैपिडली। इसमें डिस्क रोटेट होती रहती है विद मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम के अंदर कोटिंग है, बाहर एल्यूमिनियम है, बाहर कोटिंग है मैग्नेटिक मटेरियल की। सो डेटा किसमें है, रैंडम एक्सेस मेथड में, कहीं से भी यहाँ से ला सकते हैं, यहाँ से ला सकते हैं, इट इज़ इन द रैंडम एक्सेस मेथड। तो पुराने ज़माने में सीडी चलाते थे, सो बोलते थे मैग्नेटिक टेप, तो इसमें प्लास्टिक टेप होता था एंड उस पर मैग्नेटिक कोटिंग होती थी। तो ये प्लास्टिक टेप है इस तरीके से, इसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग है, एंड यहाँ पे भी सिक्वेंशियल एक्सेस है, मतलब सिक्वेंस में जाना पड़ेगा, पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना, इस तरीके से निकाल के इस टेप को घुमाते रहते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको मैग्नेटिक इंक भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक इंक, और ये दोनों डेटा को स्टोर कर सकता था, एनालॉग एंड डिजिटल। सो इट कैन स्टोर वो डेटा एनालॉग एंड डिजिटल, और उसको बोलते थे मैग्नेटिक इंक। मैग्नेटिक इंक बोलते नहीं थे, इसमें जो प्लास्टिक होती थी उस पर मैग्नेटिक इंक की कोटिंग की जाती थी। तो ये होती है हमारी फ्लॉपी डिस्क, उसको डिस्केट बोलते हैं। द फ्लॉपी डिस्क रिमूवेबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम होता है, आप तो रिमूव कर सकते हो, एंड 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है, इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी होती थी 80 किलोबाइट की। 1986 में IBM ने इंट्रोड्यूस करी थी 3 से लेके एक 8 इंच 3.1 इंच की फ्लॉपी डिस्क, इसकी 1.44 मेगाबाइट ऑफ स्टोरेज पे थी, 1.44 MB की स्टोरेज स्पेस था इसमें। फिर हमारा आता है ऑप्टिकल डिस्क। तो कंपेटिटिव ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव एक डिस्क ड्राइव है जो लेजर लाइट को यूज़ करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नियर द लाइट स्पेक्ट्रम एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग डेटा और फॉर्म ऑप्टिकल डिस्क। तो इस तरीके से ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है। सो व्हाट इज दिस इज ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव होती है यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, लेजर लाइट को यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज़ करते हैं। कौन सी लाइट यूज़ करते हैं, लेजर लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नियर द लाइट स्पेक्ट्रम एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस रीडिंग एंड राइट डेटा टू फॉर्म ऑप्टिकल डिस्क। तो यहाँ पे ये इसमें आप डेटा को स्टोर करते हो और ना ऑप्टिकली रीडेबल मीडियम, एक होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड ब्लू-रे डिस्क एंड होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। तो इसमें होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ब्लू-रे डिस्क एंड होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड ब्लू-रे डिस्क एंड होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। तो मेमोरी यूनिट होती है, सो देयर इज so memory unit में 1 bit equals to 0 to 1, 1 nibble is a 4 bit and 1 byte is a 8 bit, 1 kilobyte is a 1024 byte and 1 megabyte 1024 KB, 1 gigabyte 1024 MB, 1 terabyte 1024 GB, 1 petabyte 1024 TB, 1 exabyte that is 1024 PB petabyte, 1 zettabyte 104 exabyte, 1 yottabyte equals 104 zettabyte। सो हाफ बाइट किसे बोलते हैं। सो हाफ बाइट क्या होता है अपना, देखो हाफ बाइट, देखो यहाँ पे क्या है, एक बाइट क्या होती है 8 बिट, 1 नेबल होता है 4 बिट, तो 1 नेबल को हाफ बाइट भी बोलते हैं, तो हाफ बाइट को बोलते हैं नेबल। सो यहाँ पे आंसर होता है डी। पर यहाँ पे विच ऑफ द यूज डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डेटा, तो कौन सा होता है, देखो फ्लॉपी डिस्क हो गया, टेप हो गया, नेटवर्क ड्राइव होगा, ऑल ऑफ द एबव, ये परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। तो USB क्या है, स्टोरेज, एक सेकेंडरी टाइप की स्टोरेज डिवाइस है, सो इट्स अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। DVD का मतलब क्या होता है, इसे डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क दोनों ही बोलते हैं, तो बोथ ऑफ द एबव। तो डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सटाइल डिस्क।
फिर कॉम्पैक्ट डिस्क, पोर्टेबल डिस्क होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी किसके बीच में होती है? सो स्टोरेज कैपेसिटी 650 to 700 MB, कैपेसिटी 650 to 700 MB. So virus, this is ninth video. So ninth video it is on virus. Talk about the virus. So virus क्या होता है? कंप्यूटर कोड और प्रोग्राम होता है विच इज़ कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग योर कंप्यूटर डेटा बैडली बाय करप्टिंग और डिस्ट्रॉइंग दैम. तो कंप्यूटर वायरस की टेंडेंसी होती है कि डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाना एट अ स्विफ्ट पेज, डुप्लीकेट कॉपी बना देता है, स्प्रेड कर देता है क्रॉस एवरी फोल्डर, एंड तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको डैमेज कर देता है. ठीक है, डैमेज द डेटा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. जैसे वायरस आपकी बॉडी में घुस के अपनी कॉपीज़ बनाता है, वैसे ही आपके कंप्यूटर में घुस के कॉपीज़ बनाता है, आपके पूरे सिस्टम को डैमेज कर देता है और सारी फाइल्स में स्प्रेड हो जाता है धीरे धीरे स्विफ्ट पेज में, मतलब बहुत ज़्यादा फास्टली. कंप्यूटर वायरस के टाइप होते हैं मालवेयर. मालवेयर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं. तो कहीं कहीं लिखा हो मैलिशियस सॉफ्टवेयर, तो वो मालवेयर के. तो ये कोड कौन डेवलप करता है? साइबर अटैकर जो अटैक करते हैं. तो ये क्या करते हैं? एक्सटेंसिव डैमेज करते हैं डेटा को और अनऑथराइज एक्सेस करते हैं टू ए नेटवर्क. सपोज कोई नेटवर्क है, सपोज साइबर सिक्योरिटी की वेबसाइट है या होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, उसमें आपको एक्सेस करना है, तो ये मालवेयर भेज देंगे जो साइबर अटैकर्स होंगे. तो इस तरीके से मालवेयर होता है. तो हैकर करते हैं काम. हैकर तीन टाइप के होते हैं. एक होता है ब्लैक हैकर, ठीक है, जो बिल्कुल छुप के काम करते हैं. वाइट हैकर, ठीक है, जो आप काम करते हैं वो आपके डेटा को बचाने के काम आते हैं. वाइट हैकर है. ग्रे हैकर, ये कुछ भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है. तो ब्लैक हैकर, वाइट हैकर और ग्रे हैकर. इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ट्रोजन हॉर्स है, वर्म है. इट्स अ टाइप ऑफ मालवेयर. फिर जो मालवेयर होता है, सो मालवेयर में क्या होता है? कोड होता है जो साइबर अटैकर्स डेवलप करते हैं, हम देख चुके, डैमेज कर सकता है और आपको अनऑथराइज एक्सेस ले देता है. एक इस टाइप का मालवेयर होता है, इसका नाम है रूट किट्स. तो ये भी मालवेयर है, मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर है रूट किट्स. तो क्या करता है? इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, आपके कंप्यूटर में हिडन रहेगा, आप देख भी नहीं पाओगे, आप नोटिस भी नहीं करोगे, लेकिन काफ़ी एक्टिव रहता है पीछे. तो इसके रूट किट्स का की हेल्प से जो कोई साइबर क्रिमिनल्स है आपका कंप्यूटर दूर से एक्सेस कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, आपका कंट्रोल कर सकते हैं, आपका कंप्यूटर चला सकते हैं, कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं. तो ये होता है रूट किट सॉफ्टवेयर. तो आपको रूट किट को हटाने के लिए आपको रूट किट स्कैनर लाना पड़ता है. अगर होगा तो वो उसको स्कैन करके आप पता लगा सकते हो है, फिर उसके बाद डिलीट कर सकते हो. फिर हमारा होता है ईव्सड्रॉपिंग. तो ईव्सड्रॉपिंग, इसको स्निफिंग और स्नूपिंग अटैक भी बोलते हैं. एक थेफ्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है जो ट्रांसमिट होता है वो नेटवर्क बाय कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अदर कनेक्टेड डिवाइसेज से ट्रांसफर करते से बोलते हैं ईव्सड्रॉपिंग अटैक. तो ये एडवांटेज लेता है वो अनसिक्योर नेटवर्क कम्युनिकेशन टू एक्सेस द डेटा दैट्स बीइंग सेंड टू रिसीवर यूजर. सपोज आपने ए कंप्यूटर से कोई डेटा भेजा और आप एक ऑथोराइज्ड सर्वर पे भेज रहे हो, दैट इज बी पे, इस सर्वर पे भेज रहे हो, लेकिन क्या करेगा ये बी सर्वर का आईपी एड्रेस क्या करेगा? चेंज कर देगा. 20 से ही ये जो हैकर होगा ये डेटा अपनी तरफ ले लेगा. तो आप तो भेज रहे थे सही जगह, लेकिन हैकर के पास पहुंच जाएगा. ये होता है ईव्सड्रॉपिंग अटैक. इसमें स्निफिंग और स्नूपिंग अटैक भी बोलते हैं. तो आप एक तो इसमें जो डेटा होता है वो आपका रास्ते में ही चोरी हो जाता है, ठीक है. तो ये अनसिक्योर नेटवर्क के लिए एडवांटेज. यहाँ पे सिक्योर नेटवर्क नहीं है इधर से इधर भेजने में, तो बीच में आपको चुरा लिया जाएगा डेटा. तो इसे बोलते हैं ईव्सड्रॉपिंग अटैक, स्निफिंग और स्नूपिंग अटैक. सो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? एक मैलिशियस कोड है, सॉफ्टवेयर है जो लेजिटिमेट दिखता है, जो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है. ये डिज़ाइन किया जाता है टू डिस्टर्ब, डैमेज, स्टील और इन्फ्लिक्ट सम हार्मफुल एक्शन ऑन डेटा. तो ऐसा दिखेगा लेजिटिमेट कोई सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये आपके कंप्यूटर को हार्म करेगा. तो ये होता है ट्रोजन हॉर्स. फिर माइक्रो वायरस क्या होता है? ठीक है, कंप्यूटर वायरस जो कुछ मैक्रो लैंग्वेज में लिखा हो जाता है, यूज़ होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड प्रोसेसर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जो माइक्रोसॉफ्ट इन्फैक्ट करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. इससे क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ एक्शन होता है टू बिगिन ऑटोमेटिकली व्हेन द एप्लीकेशन इज ओपन. तो माइक्रो वायरस में क्या होता है कि कंप्यूटर वायरस होता है जो इस कुछ मैक्रो लैंग्वेज में लिखा होता है, जैसे कुछ प्रोग्राम हो गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड प्रोसेसर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो मैक्रो वायरस इन्फेक्ट करता है कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को. तो ये कुछ ऐसे क्या होता है कि जैसे माइक्रो वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर कर गया तो कुछ फाइलें अपने आप ओपन होने लगती है, क्लोज होने लगती है. तो ये होता है माइक्रो वायरस. तो फिशिंग क्या होता है? एक तरीके का साइबर अटैक होता है, ठीक है. इसे ईमेल एज अ वेपन यूज़ करता है, डिस्गाइज्ड ईमेल एज अ वेपन. तो क्या होता है? ईमेल रेसिपिएंट को, ठीक है, तो जैसे ऐसे भेजा जाता है कि जैसे उसकी ज़रूरत हो, जैसे बैंक का भेज दिया इंस्टेंट, ठीक है, एक कंपनी का नोटिस भेज दिया, तो आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो या उस पर क्लिक कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को फेसबुक की फिशिंग वेबसाइट बना के भेज दी, लगेगी फेसबुक की तरह, फेसबुक लिखा होगा सब कुछ, लेकिन वो क्या होगी? मेरी वेबसाइट होगी, तो वो अपना डेटा डालेंगे, वो सारा मेरे पास स्टोर हो जाएगा. सपोज मैंने बैंक की, कैनरा बैंक की एक वेबसाइट भेज दी, तो लोग उसमें
मैंने भेजी, लोगों ने खोल के उसमें अपनी बैंक डिटेल डाल दी, वो मेरे पास डेटा स्टोर हो जाएगा, तो इसे ही बोलते हैं फिशिंग अटैक। सो रैंसमवेयर क्या होता है कि आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है, और क्या करेगा, सपोज आपकी फाइल को लॉक कर देगा, उसके बाद आप खोलने की कोशिश करोगे तो लिख के आएगा फाइल ओपन करनी है तो इतना पैसा पे करो, ठीक है। तो अगर आप काम करना चाहते हो दोबारा पैसे पे करो। तो ये मैलवेयर क्रिमिनल मनी मेकिंग सिस्टम है, ठीक है। तो आप लिंक, ईमेल, मैसेज, वेबसाइट के थ्रू ही आपके कंप्यूटर में आ सकता है रैंसमवेयर। एक होता है रेसिडेंट वायरस, जो आपकी मेमोरी के अंदर ही होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दूसरी फाइल को भी इन्फेक्ट करते रहता है, ठीक है। एंड व्हेन द ओरिजिनली इन्फेक्टेड प्रोग्राम इज नो लॉन्गर लर्निंग, मतलब ये क्या करेगा, पहले तो एक ओरिजिनली प्रोग्राम जिस पे इन्फेक्ट करेगा उसको इन्फेक्ट करेगा, फिर दूसरे प्रोग्राम में चला जाएगा, उसको इन्फेक्ट करेगा, तो ऐसे फैलता रहता है। ये आपका रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी के अंदर है ये, एंड स्टोर होता है मेमोरी को, तो ये स्प्रेड हो जाता है आराम से, बिकॉज ये दूसरे पार्ट को भी एक्सेस कर सकता है कंप्यूटर के। तो होता है आपका रेसिडेंट वायरस। तो रेसिडेंट है तो उधर से उधर आराम से फैल सकता है। फिर होता है पॉलीमॉर्फिक वायरस, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, इंट्रूसिव टाइप ऑफ मालवेयर होता है, जो मॉर्फ कर देता है, अपने आप को चेंज कर सकता है। तो ये बहुत सारी हरकतें करता है, ठीक है। तो मॉर्फ कर सकता है, तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें वेराइटी ऑफ वेज में ये क्या करेगा, फाइल नेम चेंज कर देगा, कंप्रेस कर देगा, इनक्रिप्शन कर देगा विद वेरिएबल की, मतलब बहुत सारे काम करेगा, तो पहचान नहीं पाओगे किस टाइप का वायरस होता है। इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस को डिलीट करके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रूट फोर्स को। सो इट कैन बी डिलीटेड बाय यूजिंग ब्रूट फोर्स। वॉर्म क्या होता है, कैसा वायरस होता है, स्प्रेड होता है कंप्यूटर में बाय क्रिएटिंग डुप्लीकेट ऑफ इटसेल्फ, अपना डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता है ड्राइव सेंस सिस्टम एंड नेटवर्क्स में। फिर एडवेयर क्या होता है, की लॉगर्स होता है, स्पाईवेयर होता है, जो प्रोग्राम के अंदर ही बिल्ड होता है। इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है आपके कंप्यूटर में, तो आपका प्राइवेट डेटा को भी इन्वेट कर देता है। तो दिस इज एडवेयर। सो इट्स अ की लॉगर एंड स्पाईवेयर जो बनाया जाता है आपके कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए और आपके प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने के लिए। दिस इज एडवेयर। तो वायरस किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो आप फाइल डाउनलोड करी, या आपने क्या किया, आप कोई मीडिया ड्राइव्स रिमूव कर रहे थे, पेन ड्राइव के थ्रू आ सकता है, ईमेल अटैचमेंट के आ सकता है। तो कोई टेक्स्ट से नहीं आता कभी वायरस, उसे अटैचमेंट जो लगे होते हैं ईमेल में उससे आ सकता है। थ्रू अनपिच्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, थ्रू अनप्रोटेक्टेड पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड, तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो भी आ सकता है। फिर वायरस प्रिवेंटिव मेजर, तो आप इफेक्टिव एंटीवायरस डाल के रखो, ऑपरेटिंग सिस्टम पैचअप करो, पैचिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, पैचिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, पैचिंग ऑफ द क्लाइंट सॉफ्टवेयर, पुटिंग हाईली सिक्योर पासवर्ड एंड यूज़ ऑफ फायरवॉल्स को यूज़ करना। तो कुछ इस तरीके से इफेक्टिव एंटीवायरस हैं, जैसे मैकफी है, वास्ट है, इस तरीके से अवीरा वायरस है। फिर यहाँ पे कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कैन अटैच अ फाइल। कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट कैन अटैच अ फाइल रिप्रेजेंट इटसेल्फ। तो कौन रिप्रोड्यूस कर सकता है? वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है कंप्यूटर के अंदर। सो वायरस। सो नाउ सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन होता है टू एक्सप्लेन अ कंप्यूटर यूज़र एंड इट्स ब्रॉड टर्म, जैसे कंप्यूटर वायरस हो गया, वॉर्म्स हो गया, एडवेयर हो गया, कंप्यूटर को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ होता है, दैट इज मैलवेयर। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू अटैक टू गेन रूट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू योर कंप्यूटर। तो एक्सेस करना आपके कंप्यूटर को, ठीक है, रूट गेन करना। तो ये क्या है, रूट किट वायरस। तो आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो कंप्यूटर को रूट किट वायरस डाल के किसी और कंप्यूटर में। फिर द अटैक दैट फोकसिंग ऑन स्मॉल पैकेट फ्रॉम अ नेटवर्क, कि ए से बी को आप भेज रहे हो, बीच में से आप स्मॉल नेटवर्क से कुछ पैकेट चुरा लो, कुछ इन्फॉर्मेशन चुरा लो, तो क्या होगा अपना, दिस इज नोन एज ईव्सड्रॉपिंग। एंड देन फर्स्ट कंप्यूटर वायरस अपना था, इसे बोलते थे क्रीपर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। एंड एप्पल में था, एप्पल सेकेंड वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। वैसे क्या है, क्रीपर इज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस।